हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गीताज कॉर्नर एचटेट कॉमर्स में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए फिर से 5 क्वेश्चन 136 टू 140 क्वेश्चन। ठीक है, हम 2018 का एचटेट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं आज, और है 5 क्वेश्चन। उसके बाद हमारे 10 क्वेश्चन रह जाएंगे, फिर ये 2018 का क्वेश्चन पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पेपर पे आएंगे। ठीक है, आज के लिए 5 क्वेश्चन जो है चलिए करते हैं। ए डैश डिक्लेयर्स दैट एनी एक्ट कॉन्ट्रैरी यानी कि कंपनी की गतिविधि के दायरे के विपरीत और इन एक्सेस ऑफ द स्कोप ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द कंपनी, ये कंपनी के दायरे से बाहर किया गया कोई भी कार्य है जो कंपनी के क्षेत्र में नहीं आता है, ठीक है, विल बी नल, शून्य, एंड वॉइड, अमान्यकारी होगा, नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी, कंपनी पर बाध्यकारी नहीं होगा। तो कौन सा होता है वो? हमारे पास ना 4 ऑप्शन है। एक तो क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट, एक है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, क्या डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस एंड हम वर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। देखिए, अनाधिकृत कार्यों के सिद्धांत में ना यही होता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लाउज के बाहर अगर कंपनी कोई भी काम करती है तो वो कंपनी वो जो काम है वो शून्य होगा, बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा और कंपनी के ऊपर बाध्य नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी ने पॉलिसी बना रखी है और बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर रखी है कि 5 लाख रुपए से ज़्यादा का माल जो उधार एक बार में नहीं खरीदा जाएगा, लेकिन इसके विपरीत अगर जाके कोई भी सदस्य बाहर से ट्रांजैक्शन करता है 5 लाख से ऊपर की, तो वो क्या हो जाएगा? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस में आ जाएगा और वो वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं अब अदर ऑप्शन पे। अदर ऑप्शन में क्या है? सबसे पहला हमारा क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। देखो, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अर्ध अनुबंध, यानी कि है तो कॉन्ट्रैक्ट की तरह लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मतलब क्या है? अब देखो, एक क्वेश्चन क्या बन गया कि इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा नाम क्या है? कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट इज जस्ट लाइक ए कॉन्ट्रैक्ट और सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ नॉट ए रियल कॉन्ट्रैक्ट। अब क्वेश्चन आ सकता है ना, भाई ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जो रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता? वो कौन सा होता है? हमारा क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट होता है। इट इम्पोज बाय लॉ ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, यानी कि बिल्कुल समता के आधार पर ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉ के द्वारा एक तरह से ना थोप दिया जाता है जो भी हमारे दो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले बंदे हैं। इट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट, इसमें कोई समझौता है ही नहीं, बिना समझौते के जो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एक वैसी कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट दैट इज क्रिएटेड बाय ए कोर्ट ऑर्डर, ठीक है, कोर्ट ऑर्डर के थ्रू इसको हम कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। नॉट बाय एन एग्रीमेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन कोर्ट की तरफ से थोप दिया गया उनके ऊपर ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कि आप इसको निभाओ। मेड बाय पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जाम्पल क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट आर क्रिएटेड बाय द कोर्ट when no official agreement exists between the parties in dispute over payment for goods or services। ये गुड्स और सर्विसेज के लिए अगर कोई झगड़ा हो जाता है तो फिर उनके बीच में कोई एग्रीमेंट भी नहीं था, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा? कोर्ट की तरफ से उनके ऊपर थोप दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि ना हमने ना पिज़्ज़ा ऑर्डर किया जोमेटो से, ठीक है, ऑर्डर किया, अब वेट करें, लेकिन वो डिलीवरी बॉय ने आके क्या किया? हमें देने की बजाय हमारे पड़ोस में डिलीवर कर गया वो। अब पड़ोस में रहते थे अंकल, ठीक है, उनको पिज़्ज़ा देख के मुंह में पानी आ गया, उन्होंने क्या करा? वो पिज़्ज़ा खा लिया। अब हमने 2 घंटे वेट किया, 3 घंटे वेट किया, नहीं आया हमारे पास पिज़्ज़ा। हमने अब फिर तुरंत से फ़ोन किया तो वहाँ पे शिकायत पहुँची, डिलीवरी बॉय आया अपना व्हीकल लेके अंकल के पास कि अंकल प्लीज़ वो पिज़्ज़ा दे दीजिए, आपका नहीं था वो उनका था। लेकिन अंकल ने क्या करा? वो पिज़्ज़ा तो खा लिया था। तो अब यहाँ पे क्या आता है ना, उन अंकल की ड्यूटी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अगर उन्होंने वो पिज़्ज़ा खाया है तो उसकी पेमेंट वो ही करे। यानी कि क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो जाएगा? देखो, एक जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट था वो था हमारे बीच में और जो ये कंपनी है जिससे हमने पिज़्ज़ा हुआ उनके बीच में। अब वो वाला तो ख़त्म हो गया क्योंकि हमें पिज़्ज़ा नहीं मिला, तो अब कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में बन गया? अंकल और डिलीवरी बॉय के बीच में, ठीक है, और उन्हें वो निभाना पड़ेगा क्योंकि उनकी मॉरल ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर उन्होंने पिज़्ज़ा खाया तो उसकी पेमेंट भी वही करेगी। होता है क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सिर्फ ऐसी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है दो जन के बीच में, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं था पहले, तो क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्या हमारा? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अब देखो, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट तो हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं था ना, इसलिए हमने उसको एक साइड में कर दिया था। क्वेश्चन क्या था कि भाई क्या है वो चीज़ जो घोषणा करती है कि कंपनी की गतिविधि के दायरे के बाहर या विपरीत कोई भी कार्य किया जाएगा तो वो शून्य होगा, मान्य कार्य होगा और कंपनी पर बाध्यकारी नहीं होगा। तो वो था डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ठीक है। उसके बाद हमने क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, हम पढ़ते हैं इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट देखो क्या है? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट अवैध अनुबंध, देखो ऐसे काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना जो कि इलीगल है,
ठीक है, इलीगल है। जैसे कि कोई भी नशे के सामान को खरीदने बेचने के लिए अगर दो जन बीच में आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बिल्कुल ही इलीगल हो जाएगा, क्योंकि कोई कारण ही नहीं है, कोई लीगल कारण ही नहीं है उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट करने का। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसे ला ही मान्यता नहीं देता। तो और एक बात और कि सारे जितने भी लीगल एग्रीमेंट्स हैं ना, वो सारे के सारे वर्ड हो जाते हैं, लेकिन सारे वर्ड एग्रीमेंट जो वो इलीगल नहीं होते। कैसे नहीं होते? अब देखो वर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या था, वर्ड है, इसे भी ला मान्यता नहीं देता है, इसे भी ला मान्यता नहीं देता है। एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, जिसे ला मान्यता नहीं देता, इज सेड टू बी वर्ड, सच एग्रीमेंट इज वर्ड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, यानी कि स्टार्टिंग से ही जो बिल्कुल जीरो कहे जाएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं। अब देखो एक एग्जांपल देखो, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए ड्रग डीलर एंड ए सेलर, ये क्या है? इलीगल, क्योंकि ड्रग को खरीदना बेचना जो इलीगल काम है, तो जो काम ही इलीगल है तो उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट विद ए माइनर, वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो ये वर्ड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि किसी को अपना पार्टनर बनाना वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, लेकिन एक माइनर को बनाना वो हमारा वर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। दो माइनर मिल के, दो अवयस्क व्यक्ति मिल के, 18 साल से कम के व्यक्ति मिल के जो है वो एक पार्टनरशिप नहीं बना सकते। लेकिन अगर सभी साझेदारों की सहमति से एक माइनर को पार्टनरशिप में प्रवेश दे भी दिया जाता है ना, तो उसे सिर्फ लाभों में ही साझेदार बनाया जाएगा, हानियों में नहीं बनाया जाएगा। यानी कि दो माइनर मिलकर तो बिल्कुल ही कोई भी काम नहीं कर सकते, तो वो हमारे क्या हो जाएगा? वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, यानी शुरू से ही वो शून्य होगा, वर्ड होगा, उसे बिल्कुल भी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो ये जो है ना क्वेश्चन, वो सिर्फ एस्टेट वालों के लिए नहीं, जो स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं ना, स्क्रीनिंग क्या होती है, जिनका एमकॉम है, बीएड है, स्टेट भी हो रखा है, जिन्होंने अपनी सरकारी जॉब के लिए, गवर्नमेंट टीचर के लिए जो है वो अप्लाई कर रखा है, तो वहाँ पे एक रिटन टेस्ट होता है जिसे स्क्रीनिंग कहते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है स्क्रीनिंग में भी बहुत काम आने वाले हैं। तो अब जिसने बीएड करी उसे तो पता है लर्निंग कैसे कैसे करी जाती है, लेकिन एक छोटा सा यहाँ पे सुझाव दे रही हूँ कि जिसको लर्निंग अपनी अच्छी करनी है ना, उसे वो कैसे पढ़े, वो आज पढ़े, कल पढ़े, 7 दिन बाद पढ़े, तो वो 3 महीने तक नहीं भूलेगा। ठीक है, अब जैसे आज मेरी ये वीडियो 5 क्वेश्चन वाली आप आज देख रहे हो, कल देखो, लेकिन ध्यान से देखना है, यूँ नहीं कि खाली बस ऐसे बिता दिया कि हाँ इतने मिनट की हमने तो देख ली। ध्यान से देखनी है, आज देखी, कल देखी, 7 दिन बाद देखी, तो फिर हम 3 महीने तक वो वाले टॉपिक्स नहीं भूलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 137 क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट की ऑफ ए सर्टेन फैक्ट्री डिजायर टू कोट द सेलिंग प्राइस ऑफ 10,000 यूनिट। ठीक है, सेलिंग प्राइस उसे निकालना है 10,000 यूनिट्स का, लेकिन दे क्या रखा है? डिटेल ऑफ कॉस्ट ऑफ 1,000 यूनिट दे दी सिर्फ 1,000 यूनिट्स की। ठीक है, यानी कि यूँ लगा लो एक उसकी दे रखी है प्रोडक्ट की और 10 प्रोडक्ट की पूछ रखी है, यानी कि 10 गुना की पूछ रखी है। हमें दे क्या रखा है? मटेरियल कॉस्ट दे रखी है, लेबर कॉस्ट दे रखी है, फैक्ट्री ओवरहेड में फिक्स और वेरिएबल दे रखी है, एडमिनिस्ट्रेटिव में भी फिक्स और वेरिएबल दे रखी है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी फिक्स और वेरिएबल दे रखी है। और कह रहा है कि इट इज़ डिजायर टू चार्ज 50% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, लागत पर 15% का प्रॉफिट जो है चार्ज करेंगे। तो आप सेलिंग प्राइस निकालो, कैसे निकालेंगे? देखो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट कैसे करेंगे? हमें 1,000 यूनिट की दे रखी है और 10,000 यूनिट की हमने निकाली, यानी कि 10 गुना की निकालनी है। तो हम जितनी भी हमारी कॉस्ट है ना उसकी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन फिक्स को छोड़ के, क्योंकि फिक्स तो सेम ही रहेंगे ना, चाहे एक प्रोडक्ट को हम प्रोड्यूस करें या फिर अपने 10,000 प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें, जो फिक्स है वो फिक्स ही रहता है। जैसे कि जो कारखाने का किराया है वो तो उतना ही देना पड़ेगा, यूँ थोड़ी है ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे तो ज़्यादा हो जाएगा, नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट जो दे रखी थी उसकी 10 से मल्टीप्लाई कर दी, लेबर कॉस्ट जो दे रखी थी उसकी 10 से मल्टीप्लाई कर दी, वो 6,000 थी, वो 10,000 थी, दोनों की 10 से हमने मल्टीप्लाई कर दी। फैक्ट्री ओवरहेड पे आए तो फिक्स जो थे वो 8,000 के थे, एज इट इज़ ले लिए। जो वेरिएबल थे उसको हमने 10 से फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, वेरिएबल थे, परिवर्तनशील थे, यानी कि जो हमारे यूनिट बढ़ने के साथ साथ बढ़ते चले जाते हैं, ये हमारे 15,000 हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में फिक्स थे हमारे 4,000, इसको एज इट इज़ लेंगे, वेरिएबल को हमने 10 से फिर से मल्टीप्लाई कर दिया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो फिक्स थे वो एज इट इज़ लेंगे और जो वेरिएबल था उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप समझ में आ रहा होगा 10 से मल्टीप्लाई क्यों कराए। फिर से बता रही हूँ, हमें 1,000 यूनिट्स के जो कॉस्ट है वो दे रखा है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1,000 का दे रखा है और हमें निकालना कितने का? 10,000 का निकालना है, तो इसीलिए हम सारी कॉस्ट को 10 से मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं। टोटल कॉस्ट आ गई हमारी 2,02,300 रुपये। ठीक है, 2,02,300 रुपीज़। फिर इसने प्रॉफिट के बारे में बोला कि कंपनी डिज़ायर करती है कि वो 15% का प्रॉफिट जो है चार्ज करे। 15% का प्रॉफिट अगर हम यहाँ से चार्ज करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 30,345, 30,345 रुपये। इसको अगर कॉस्ट में ऐड कर देंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा 2,32,645। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखो कि अभी तक जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए मैंने सारे सॉल्व करके दिखाए हैं।
प्लीज़ वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़ना, लास्ट तक जाना। द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग बिलो कॉस्ट, अब देखो क्या कह रहा है कि 138 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग बिलो कॉस्ट, कॉस्ट से नीचे जाके सामान बेचना। ठीक है, क्यों बेच रहे हैं वो, लागत से कम कीमत पर क्यों व्यवहार कर रहे हैं, क्यों अपने सेलिंग कर रहे हैं, विद एन इंटेंशन, इंटेंशन क्या है, इरादा क्या है, ऑफ डेस्ट्रॉय, नष्ट कर देना, किसको, द कॉम्पिटिटर को, इज रेफर टू एज, यानी कि अपने प्रतियोगी को बिल्कुल ही डेस्ट्रॉय करना, ये इरादा मन में रखते हुए अपने प्राइस को, अपना जो प्रोडक्ट है ना उसका प्राइस कॉस्ट से भी कम कर दिया, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे प्रीडेटरी प्राइसिंग, प्रीडेटरी प्राइसिंग, संहारात्मक मूल्य निर्धारण, यानी कि दूसरे का संहार कर दिया। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, कॉम्पिटिटर को मार्केट से बाहर करना। ठीक है, क्या था क्वेश्चन, फिर से पढ़ो, द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग बिलो कॉस्ट, कॉस्ट से भी कम कर दी सेलिंग प्राइस हमारा, विद एन इंटेंशन ऑफ डिस्ट्रॉय द कॉम्पिटिटर। ठीक है, संहारात्मक मूल्य निर्धारण। अब अदर ऑप्शन में क्या थे, अदर ऑप्शन में देखो लॉस लीडर प्राइसिंग, सेम से थे सारे के सारे ही। लॉस लीडर में क्या था, लॉस लीडर क्या होता है, लॉस लीडर, ए लॉस लीडिंग स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व सेलिंग ए प्रोडक्ट और सर्विस एट ए प्राइस दैट इज नॉट प्रॉफिटेबल। ठीक है, इसमें भी सेम वही बात होती है कि कॉस्ट से कम पे अपना माल बेचा जाता है, लेकिन उसमें इंटेंशन था कि संहार करना, कंपटीटर को बर्बाद करना, लेकिन इसमें इंटेंशन क्या होता है कि अपने जो न्यू हमारे प्रोडक्ट हैं उसको मार्केट में उतारना या फिर न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट करना, बट इज सोल्ड टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर और टू सेल एडिशनल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू दोज कस्टमर्स। लॉस लीडिंग इज ए कॉमन प्रैक्टिस वन बिजनेस फर्स्ट एंटर्स ए मार्केट, यानी कि नई मार्केट में जब प्रवेश करें हो या फिर नए कस्टमर्स को अपने और अट्रैक्ट करना हो तो भी हम अपने कॉस्ट से कम पे माल बेचते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा इसका कि बिल्ड ए कस्टमर बेस, ताकि अपने कस्टमर का बेस बना सके, एंड सिक्योरिंग फ्यूचर रिकरिंग रिवेन्यू, और भविष्य की जो रिवेन्यू है, जो आय है, उसे हम सुरक्षित कर सके। ठीक है, समझे। प्रीडेटरी प्राइसिंग में क्या होता है कि दूसरे को डिस्ट्रॉय करना है, कॉम्पिटिटर को डिस्ट्रॉय करना है, मार्केट से बाहर करना है। लेकिन लॉस लीडर में क्या होता है, इसमें भी कॉस्ट से कम पे जाता है हमारा सेलिंग प्राइस, लेकिन किसी दूसरे का नुकसान नहीं करना होता, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारना होता है। और नेक्स्ट क्या था, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, बहुत ही आसान होता है, मोनोपोली मार्केट में होता है मोस्टली। ये कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, एक ही अपने प्रोडक्ट को, अब प्रोडक्ट एक ही है, बेचने वाला एक ही है, क्या अपने प्रोडक्ट को अलग अलग बाजार में अलग अलग कीमतों पर बेचना, कीमत विभेदीकरण कहलाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। नेक्स्ट क्या होता है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग। आपको ध्यान हो, मैंने पहले भी करवाया था कि न्यू मार्केट में जब उतरते हैं तो पेनिट्रेट होता है, वो वाला एक क्वेश्चन था उसमें कि 4 तरह से मार्केट है, तो मार्केट ये पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होती है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज चार्जिंग लोएस्ट प्राइसिंग ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट, यानी कि अपने नए उत्पाद को मार्केट में उतारने के लिए कम से कम प्राइस रखना। ठीक है, देखो इसमें भी क्या है कि नए प्रोडक्ट है, नए बाजार है और अपने प्राइस को कम से कम रखा जा रहा है, लेकिन वो कॉस्ट से कम नहीं है। ठीक है, लॉस लीडर में भी क्या था, नए तो कस्टमर्स थे और नई मार्केट थी, नया प्रोडक्ट था, लेकिन वहाँ पे कॉस्ट से भी कम पे जाके कंपनी बेच रही थी। लेकिन पेनिट्रेशन में जो है अपने प्राइस को कम जरूर किया जाता है, लेकिन वो कॉस्ट से कम नहीं किया जाता। तो सारे ही ऑप्शन जो है बिल्कुल ही नियरेस्ट थे, बहुत ही सोच समझ के इसका आंसर पर टिक करना था। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी लास्ट नहीं है, 139 क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्टैटिस्टिकल मेजर दैट इंडिकेट द पिक्डनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वितरण की चोटी को जो इंगित करता है, कौन सा एक सांख्यिकी माप है, कौन सा स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट है जो वितरण की चोटी को दिखाता है। ठीक है, चोटी को कौन दिखाता है, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कर्टियोसिस हो जाएगा हमारा इसका आंसर, यानी कि कुकुदता, इसको हिंदी में बोलते हैं कुकुदता। ठीक है, ये देखो, ये इसमें 3 लेवल होते हैं। सबसे नीचे वाला होता है प्लेटिकर्टिक, उसके बाद होता है मेसोकर्टिक और सबसे ऊपर क्या होता है लैप्टोकर्टिक। याद करने का क्या तरीका है, देखो मेसोकर्टिक मिडल में है, एम से याद करेंगे, मेसोकर्टिक मिडल में, प्लेटिकर्टिक ठीक है जो प्लेन है, जो सबसे नीचे है उसको क्या कह देंगे प्लेटिकर्टिक,
और जो ऊपर लटका हुआ है वो क्या हो जाएगा, लेप्टोकर्टिक। ठीक है, लटके हुए से एल से याद करेंगे और प्लेन से प्लेटिकर्टिक को हम याद करेंगे। और भी अगर आपको किसी और तरीके से याद करें तो आप कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन का आंसर क्या है, पिक्डनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण की चोटी को जो दिखाता है वो क्या होता है, हमारा कर्टेसिस होता है। उसके बाद ऑप्शन में हमारा स्क्यूनेस है। देखो स्क्यूनेस ये इस तरह का होता है, नेगेटिव स्क्यूनेस और पॉजिटिव स्क्यूनेस। स्क्यूनेस दो तरह का ही होता है, वितरण की चोटी को बिल्कुल भी नहीं दिखाता, ये पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह की साइड्स को दिखाता है। और देखो इसे याद करने का तरीका क्या है, ये जो है ये शेप आप ये अपने माइंड में यूँ मान के चलो कि एक चूहा है, या फिर हाथी भी इसको मान सकते हो, नहीं चूहा ही मानो, चूहा है जैसे, और ये इसकी पूँछ है। राइट हैंड साइड में अगर पूँछ है ना, देखो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड में पूँछ है और ये हमारी राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में अगर हमारी पूँछ होती है चूहे की तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्क्यूनेस। ठीक है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में पूँछ होती है तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव स्क्यूनेस। स्क्यूनेस दो तरह का। और ऑप्शन थे हमारे कोरिलेशन, कोरिलेशन में तो बहुत सारे डायग्राम होते हैं ना, तो इस चोटी को तो बिल्कुल भी नहीं दिखाता, तो ये ऑप्शन भी नहीं था, और मीन तो बिल्कुल ही नहीं था। ठीक है, तो अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो बेस बजटिंग। जीरो बेस बजटिंग की ये कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है। देखो जीरो बेस बजटिंग होता क्या है, इसमें बेस है ना बिल्कुल जीरो लिया जाता है। जो विगत वर्ष के जितने भी खर्चे हैं ना उसको बिल्कुल भी आधार नहीं माना जाता कि जैसे पिछले साल कितना खर्च हुआ था, बिल्कुल भी नहीं उन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता। ये मान के चला जाता है कि बिल्कुल हम जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, हमारे पास कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे जो बजट बनाया जाता है वो होता है जीरो बेस बजटिंग। जीरो बेस बजटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है वो हमें चाटनी थी, तो नहीं है में हमारा मोर इफेक्टिव बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल करने के लिए थोड़ी ना इसको जीरो बेस बजटिंग को बनाया जाता है। ठीक है, बजटरी कंट्रोल को उसके इफेक्टिव मोर इफेक्टिव बजटरी कंट्रोल के लिए बिल्कुल भी नहीं इसको बनाया जाता, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, इस पर हम टिक कर देंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स है कौन सी, ये हमारी अदर ऑप्शंस में भी हैं, अदर ऑप्शंस में भी यही है हमारी। सबसे पहला क्या है, फ्लैक्सिबिलिटी। जीरो बेस बजटिंग बिल्कुल फ्लैक्सिबल होता है, जब चाहे हम इसे बदल सकते हैं। सेकंड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसमें संसाधनों के अनुकूल तो उपयोग की बात कही गई है। और थर्ड है टारगेट ओरिएंटेड टेक्निक, ये हमारी लक्ष्योन्मुखी है, बिल्कुल अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही सारे बजट जो है वो सभी चीज़ों का खर्चा जो है वो इसमें लिखा जाता है। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फादर ऑफ जीरो बेस बजटिंग कौन है, तो फादर कौन है, पीटर ए पायर। कौन है फादर जीरो बेस बजटिंग के, पीटर ए पायर। तो इसके बाद इस पेपर की हमारी 2 वीडियोस और रह जाते हैं, 2 वीडियोस और आएंगी, फिर इसके बाद एक वीडियो में सारे क्वेश्चन इकट्ठे कराऊंगी विदाउट एक्सप्लेनेशन, सिर्फ आंसर के साथ। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहें, प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और ज़्यादा हौसला है अच्छी वीडियोज़ बनाने का। ठीक है, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप वीडियो को देखेंगे तो आप बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगी। और एचटीटी जो स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी अच्छे से तैयारी होगी। तो सभी को ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो तक, बाय बाय।